नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि उनका जो जीवन है किन कठिनाइयों से होकर गुजरा। ठीक है, उनका भारत की आज़ादी में क्या योगदान रहा, उन्होंने देश के लिए क्या क्या कुर्बानी दी, क्या क्या बलिदान दिया, देश के लिए क्या किया, इन सब के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। यह तो सबको पता होना चाहिए और पता ही होगा। कहाँ पर हुआ था? तो उस समय के इस समय का जो वर्तमान पड़ता है, उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, अब कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और उस समय जो कटक था तो उस समय उड़ीसा हुआ, ठीक है, और बिहार हुआ, ये सब बंगाल के ही हिस्सा हुआ करते थे। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही ये सब आते थे। तो उस समय इसलिए इनको कहा जाता है बंगाल का शेर या फिर बंगाल के रईस। ठीक है, ऐसा कुछ कहा जाता है क्योंकि उस समय बंगाल का ही हिस्सा यह सब कुछ हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए, उनके पिताजी जो थे उस समय कोर्ट में वकील हुआ करते थे। ठीक है, पिताजी का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। उस समय हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे और माता जी का नाम था प्रभावती देवी। तो इनका परिवार बचपन से ही समृद्ध था, यानी कि धनवान था, रईस था। तो इनको किसी भी धन दौलत की या फिर सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं थी उस समय के हिसाब से। अब एक तरीके से समझिए, उस समय के हिसाब से, मतलब उस समय जब किसी के घर साइकिल वगैरह आ जाती थी तो लोग 4-5 गांव से आते थे देखने के लिए, अरे इनको साइकिल मिली है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो उस समय जब साइकिल का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि लोग 4-5 गांव से इधर उधर से आकर के घूम करके आपको देखने आते थे कि साइकिल आखिर होती कैसी है। ठीक है, इनको साइकिल मिली है तो कैसा साइकिल है। तो उस समय इनके यहाँ 4 व्हीलर यानी कि कार हुआ करता था। ठीक है, तो समझ लीजिए कि बचपन से इनके पास कोई भी धन दौलत या फिर सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। इनके पिताजी का एक सपना था, और सपना से पहले समझिए, यह जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, यह बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार थे। इन्होंने कलकत्ता में शिक्षा लिया। ठीक है, और कलकत्ता में भी हमेशा लगभग टॉप किए, बीए वगैरह सब किया उन्होंने। और बचपन से ही पढ़ने लिखने में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर लिखी किताबों को उनको अपना आइडियल मानते थे। ठीक है, तो इनकी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। तो इन सबको देखते हुए इनके पिताजी ने सोचा, आखिर हमारा बेटवा, मतलब हमारा पुत्र इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज़ है, तो क्यों न इसे हम लोग आईएएस बनाएं। आईएएस नहीं, उस समय का आईसीएस होता था। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, ऐसा कुछ आईसीएस हुआ करता था। तो इनके पिताजी ने इनको, मतलब पिताजी का सपना था कि अपने बेटों को आईएएस वगैरह बनाएं, क्योंकि उस समय के हिसाब से वह जो पोस्ट होती थी, आज का जो आईएएस का क्रेज़ है, हर एक युवा, ठीक है, हर एक व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, जो पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ने लिखने में तेज़ है, सोचता है कि एक बार आईएएस बने। तो उस समय भी आईसीएस का क्रेज़ बहुत तगड़ा था और आईसीएस जो थे हमेशा अंग्रेजी बनकर आते थे, क्योंकि आईसीएस की परीक्षा उस समय इतनी ज़्यादा टफ थी कि समझिए कि केवल तो एक तो पेपर होता था इंग्लिश में, और वह भी कहाँ पर होता था? इंग्लैंड में। ठीक है, तो इनके पिताजी ने 1919 ईस्वी में, 1918-19 की लपेट में इनको भेज दिया इंग्लैंड, जाओ आईसीएस की तैयारी करो, आईसीएस बन करके आओ। तो इन्होंने अपना उठाया बोरिया बिस्तर, मतलब अपना सामान पैक किया और निकल दिया आईसीएस बनने। और वहाँ पर जा कर के इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की, लगन और मेहनत से मात्र 1 वर्ष के अंदर इन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया। और पास ही नहीं किया, बल्कि पूरे ब्रिटेन में, पूरे इंग्लैंड में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि चौथे नंबर पर आए। समझ लीजिए कि इनका आईक्यू लेवल, इनका बुद्धि कितना ज़्यादा तगड़ा था। तो पूरे इंग्लैंड में, यानी कि उस समय पूरे इंग्लैंड में चौथे नंबर पे आए। लेकिन एक बार एक कहानी सुनिए, एक घटना। जब उनका इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू देने जब गए थे, तो अंग्रेज़ तो यह चाहते ही थे कि कोई भी भारतीय जो है आईसीएस या फिर कोई भी भारतीय बड़े पोस्ट पर न बैठ पाए। क्यों? क्योंकि बैठ जाएगा तो उनका विरोध करेगा। उस समय अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, उनका विरोध करेगा, उनको जीने नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेज़ जो थे एक माइंडसेट बना लिए थे कि किसी भी भारतीय को
आने नहीं देना है कोई भी सिविल सर्विस में या फिर कोई भी बड़े पोस्ट पर। अब जब नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी पहुँचे इंटरव्यू देने, तो उन्होंने पहले से ही बोर्ड के मेंबर जो थे मन बना लिए थे कि इनको तो फेल करना ही करना है। तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। उनमें से एक सवाल ज़्यादा मतलब प्रचलित है, कहा जाता है कि जब वह बैठे मतलब बोर्ड मेंबर के सामने बैठे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि बोस बताइए आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा साहब हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मेंबर ने कहा अपनी एक अंगूठी निकाल के, ठीक है, अंगूठी थी शादी में, अभी हाल ही में शादी हुई थी अंग्रेज की, उन्होंने अपना अंगूठी निकाल कर दे दिया बोस जी को कि चलो इसमें से निकल करके दिखाओ। अब नेताजी तो नेताजी ठहरे, बोस जी सारे थे तो इंडियन, दिमाग लगाया। उन्होंने भी एक कागज़ लिया और उस पर लिखा यस सी बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, और लपेट करके अंगूठी में से डाल के निकाल दिया। अंग्रेज बेचारे गए, वाह दिमाग तो है बंदे में। तो चलिए मतलब ठीक है। फिर एक और सवाल पूछा गया, यह भी प्रचलित है कि उनसे कहा गया कि चलो अच्छा आखिरी सवाल बताओ, यदि तुम इसका जवाब दे देते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, ठीक है। तो ऐसा सवाल पूछा गया। अब पंखा चल रहा था, जैसे हमारे रूम में पंखा चल रहा है, पंखा चला कर वीडियो बना रहे हैं ताकि आवाज़ बाहर न जाए, ठीक है। तो उस समय बोर्ड मेंबर में मतलब इंटरव्यू रूम में पंखा चल रहा था। तो उनमें से एक ने कहा चलो बताओ पंखा में कितने पत्तियाँ हैं, चल रही हैं, गिन कर बताओ कितने पत्तियाँ हैं। अब नेताजी भी ठहरे नेताजी, और बोर्ड मेंबर ने यह कहा कि अगर यह सवाल तुम बता देते हो तो हम तुम्हें सिलेक्शन दे देंगे, ठीक है, और नहीं बता पाते हो तो तुम्हारा पट्टा कट गया। तो नेताजी भी ने कहा ठीक है अगर हम बता देते हैं, ठीक। ऐसा कुछ हुआ तो नेताजी ने क्या किए, गए तुरंत बटन बंद किए पंखा की और गिन करके बता दिए। बोर्ड मेंबर ने कहा हाँ दिमाग तो है। तो इस तरीके से कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं, ठीक है। तो वहाँ से ICS बनने के बाद वो वापस लौटे, लेकिन चौथे नंबर पे आने के बाद भी इनके मन में एक देश भावना थी। तो इन्होंने सोचा कि हम इतने बड़े पोस्ट पर हैं और रहेंगे तो नौकर ही अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो अंग्रेज देश की सेवा करना चाहते थे, अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बनकर रहना चाहते थे, ठीक है, अपने आप स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया, यानी कि त्याग पत्र दे दिया कि भैया अपना IAS संभालो, हम ICS आपको नहीं रहेंगे, हम अपने देश की सेवा करेंगे। उसी समय हुआ था 1919 ईस्वी में, मतलब 1919 ईस्वी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने गए थे और 1920 में चौथे रैंक लेकर के वापस आ गए थे। अब जैसे त्याग पत्र देकर के वापस आए तो उसमें भारत में बहुत सारे महान लीडर आ चुके थे, जैसे गांधी जी का आगमन हो चुका था, चित्तरंजन दास जी थे। तो चित्तरंजन दास जिसे CR दास कहा जाता है, उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब कांग्रेस आए और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए। अब कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद देश सेवा में लग गए और अपना देश सेवा करते रहे, ठीक है। तो जब देश सेवा करेंगे तो देश के लिए जेल भी जाना पड़ेगा। इनको अपने जीवन काल में टोटल 11 बार जेल गए, ठीक है। कितनी बार? 11 बार। 11 बार। पहली बार कब गए तो ये भी जान लीजिए कि 1921 ईस्वी में पहली बार इनको जेल भेजा गया 6 महीने के लिए। तो 6 महीने की सज़ा कट कर आए, वापस आए और चित्तरंजन दास की सहायता से 1923 ईस्वी में कलकत्ता के जो थे मेयर चुने गए, यानी कि राजनीति में आ चुके थे और पहली बार मेयर चुन लिए गए। कब? 1923 ईस्वी में। और 1923 ईस्वी में चुन लिए गए और लग गए अंग्रेज़ों का विरोध करने, अंग्रेज़ों के हर नीतियों का विरोध करने, ठीक है, हर कदम पर अंग्रेज़ों के खिलाफ रहने। तो इन सब को देखते हुए अंग्रेज़ों ने उनको 1924-25 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, फिर से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके भेज दिया मांडले जेल। अब मांडले जेल कहाँ पर है? मांडले जेल पड़ता है अंडमान निकोबार में एक जेल है। वहाँ पर ऐसी लोगों की धारणा थी कि जो भी उस जेल में जाएगा उसको मरना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ फैली हुई थी, जिसको भी जेल में बंद कर दिया जाता था तो प्लेग वगैरह, ठीक है, तरह तरह की बीमारियाँ पकड़ लेती थी, तो उसका कुछ साल में मरना निश्चित था। तो उनको भी उस जेल में भेज दिया गया और रहे जेल में। हालांकि तभी उनके TB नामक बीमारी भी उनको हो गई थी, धीरे धीरे बहुत साल जेल में रहे। हालांकि फिर वहाँ से निकल कर के आए और 1927 में 2 साल बाद निकल कर आ गए। और इसी बीच उनके जो गुरु थे चित्तरंजन दास, 1925 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। तो बहुत बड़ा धक्का लगा इनको।
1927 ईस्वी में छूट करके आए। और छूट करके आने के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1938-39 ईस्वी में। तो 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था और कोई ना कोई यानी कि किसी न किसी को अध्यक्ष चुना जाता था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर 1939 आया, तो 1939 वाले अधिवेशन में फिर इनको अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन क्या था, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस न बने। अब क्यों न बने, इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है, देखिए, नेताजी थे तो गर्म दल के और गांधी जी थे नरम दल के। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई गर्म दल का नेता अध्यक्ष बने। क्यों? क्योंकि गर्म दल का बनेगा तो दिमाग भी गर्म दल वाला लगाएगा, अंग्रेजों को ये खुला विद्रोह कर देगा। ठीक है, तो इन सब से काफ़ी दिक्कत हो सकती थी नरम दल वालों को, मतलब गांधी जी को। ठीक है, तो गांधी जी क्या समझे, गांधी जी इसका विरोध करते थे। मतलब गांधी जी समझते थे, चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष न बने। उसके जगह पे गांधी जी के एक कैंडिडेट थे, पट्टाभी सीतारामैया। तो गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो गया। ठीक है, अब मतभेद हो गया तो गांधी जी को भी ये सुभाष चंद्र बोस अपना आइडियल ही मानते थे, अपना गुरु ही मानते थे। हालांकि उन लोगों में मतभेद था लेकिन मनभेद नहीं था। दोनों लोग का एक ही सपना था कि भारत को आज़ाद कराएं। गांधी जी लाठी की सहायता से आज़ाद कराना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो अब दोनों लोगों में मतभेद हो गया। तो नेताजी क्या किए, कांग्रेस से त्याग पत्र दिए। ठीक है, कांग्रेस ज्वाइन कब किए थे, जब वहाँ से ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए थे, फिर इस्तीफा दिया तो मतलब कांग्रेस को ज्वाइन किया और फिर कांग्रेस को त्याग दिया। अब कांग्रेस को त्याग दिए तो अपना एक पार्टी बनाया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब किए थे, तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अब देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो कर दिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ फिर से हो गए विद्रोह। मतलब विद्रोह क्या, अंग्रेज़ों की हर नीतियों का विरोध। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस समय एक अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था और कानून बनाने के बाद जितने भी भारत के बड़े बड़े नेताओं थे सबको गिरफ्तार कर दिया। ठीक है, बड़े बड़े नेताओं में कौन से, तो जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, और यह हो गए सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। हालांकि उस समय तक जो थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों को फांसी पहले ही दी जा चुकी है 1931 ईस्वी में। तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया और भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको बंद करना चालू किया। और उसी बीच 1940 ईस्वी में इनको भी बंद कर दिया गया। एक घर में एक जगह इनको नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, जेल की तरह, जेल नहीं था हालांकि उनको नज़रबंद कर दिया गया कि आप इसी में रहिए, आपको निकलना उकलना नहीं है। अब इनको तो कराना था देश को आज़ाद, अब ये कैसे रुकते। तो इन्होंने क्या किया, जब अंदर रख दिया गया तो दाढ़ी वोड़ी बढ़ा करके, मूंछ बढ़ा करके और अपना भेष बदल करके जियाउद्दीन नामक एक शख्स के भेष में, यानी कि जियाउद्दीन नामक अपना परिचय करा करके वहाँ से भाग निकले। कहाँ से भाग निकले, जहाँ पर इनको नज़रबंद किया गया था। जियाउद्दीन पठान नामक व्यक्ति का भेष बना करके निकल गए। अब निकल गए तो वहाँ से वह कहाँ पहुँचे, रूस, मॉस्को। ठीक है, पीछे मैप दिख रहा होगा, ठीक से नहीं दिख रहा होगा। तो वहाँ से वह रास्ते भागते क्या निकल करके पहुँच गए मॉस्को। अब मॉस्को पहुँचे और कई सारे देशों की यात्राएं की और वहाँ से घूमते घूमते हिटलर के पास जा पहुँचे। हिटलर कौन, वही जर्मनी वाला। और उस समय याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में छिड़ चुका है। और जब छिड़ चुका है तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की तरफ से भी सैनिक गए थे ब्रिटेन की ओर से लड़ने, किससे, जर्मनी से और उसके साथी राष्ट्रों से। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सैनिक जो थे अंग्रेज़ों का साथ दिए थे और द्वितीय युद्ध में भी भारत के जो सैनिक थे उन्होंने किसका, अंग्रेज़ों की ओर से जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए चले गए थे। और नेताजी का क्या काम था, नेताजी निकले थे जर्मनी से दोस्ती करने। तो देखिए, एक तरफ भारत की सेनाएं अंग्रेज़ों की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो थे नेताजी वह जर्मनी से जा करके, यानी हिटलर से जा करके
मिल करके भारत की सहायता के लिए कुछ अपना मतलब प्रस्ताव वगैरह कुछ रखते हैं। और उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद हिटलर से कहा कि साहब, जो आप भारत के सैनिकों को बंदी बना कर रखे हैं उसको रिहा करिए और हमें दीजिए, हम बनाएंगे एक सेना, आज़ाद हिंद फौज, और उससे अंग्रेज़ों को भगाएंगे। समझे, कुछ समझे। अब हिटलर भारतीय सैनिकों को बंदी कैसे बना के रखा था, तो देखिए, जो इंग्लैंड की ओर से भारतीय सैनिक गए थे लड़ने, तो जितने भी युद्ध में हार जाते थे तो उन सबको बंदी बना करके हिटलर रख लेता था। तो भारतीय सैनिकों के पास काफ़ी ज़्यादा संख्या थी वहाँ पर, तो हिटलर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन सैनिकों को लिया और वहाँ पर गए उन सैनिकों के पास और ज़बरदस्त मोटिवेशन, ज़बरदस्त भाषण दिया कि आप लोग भारत के लिए मरना चाहते हैं कि जेल में सड़ सड़ कर मरना चाहते हैं। ऐसा मोटिवेशन दिया, ऐसा भाषण दिया कि वहाँ पर जितने भी बंदी सैनिक थे उन सबको अपने पास ले लिया और वहाँ से हिटलर की सहायता से वहाँ से होते हुए, ठीक है, नीचे हिंद महासागर से होते हुए यहाँ पर आकर के पहुँचे, कहाँ पर, सिंगापुर वाले रास्ते में, ठीक है, सिंगापुर पहुँचे। और उस समय जर्मनी का दोस्त हुआ करता था जापान। तो जापान और जर्मनी की सहायता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत बड़ी फौज को स्थापित कर लिया। और रास बिहारी बोस जो थे भारत के ही थे, जर्मनी में जापान में जा कर के रहा करते थे, तो उन्होंने एक फौज बनाई थी, ठीक है। तो वहाँ पर जर्मनी और जापान की सहायता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फ़ौज बनाई और हिटलर ने, ठीक है, तो रास बिहारी जो बोस थे वो अभी जापान के ही थे, जापान के नहीं मतलब भारत के थे, जापान में रहते थे रास बिहारी बोस। एक मिनट। और जब भारत में मतलब जर्मनी में जब गांधी जी अभी थे तभी मतलब गांधी जी कहाँ थे, जर्मनी में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो उस समय गांधी जी ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। भारत छोड़ो 1942 ईस्वी में, याद करिए, गांधी जी ने। और जब गांधी जी ने ऐसा स्टार्ट कर दिया तो नेताजी ने वहाँ से मतलब रेडियो की सहायता से गांधी जी को राष्ट्रपिता करके, महात्मा करके बुलाया वहाँ से, ठीक है, राष्ट्रपिता नाम से संबोधन वहाँ से किया, कहा राष्ट्रपिता जी हम आपके साथ हैं, और यह सब करके उनको मोटिवेशन वगैरह सब कुछ दिया। हालांकि 1942 ईस्वी में जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था तो अंग्रेज़ों ने जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, और जितने भी थे सभी को बंद कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया। अंडरग्राउंड मतलब बंद कर दिया सबको एक जगह, अलग अलग जगह, ताकि लोग आंदोलन कर ना पाएँ। हालांकि तब भी आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। उस समय भारत की जितनी भी जनता थी और जितनी भी महिलाएं थी सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दिया। और चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। नेताजी जर्मनी से आ चुके हैं, कहाँ पर, सिंगापुर साइड में, और कैप्टन मोहन सिंह हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, सभी लोगों ने मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना, और सेना वगैरह जैसे भी आज़ाद हिंद फौज हुआ, इंडिपेंडेंट लीग हो गया, और उसके अलावा कैप्टन मोहन सिंह थे, इन सब ने भारत के खिलाफ मतलब भारत की ओर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए और अपना सेना का वहाँ पर गठन किया। और जितनी भी सेना वगैरह थी सब सेना ने भरपूर इनका साथ दिया। और कहते हैं कि जितनी भी सेना थी इस कदर से इनके साथ थी कि अपना जो भी वहाँ की जनता थी, ठीक है, जनता के अलावा देखिए उस समय जो अंडमान निकोबार आप द्वीप देख रहे हैं ना, अंडमान निकोबार द्वीप किसका हुआ करता था, जापान का हुआ करता था। तो जापान ने अपना जो है अंडमान निकोबार गिफ्ट में दे दिया सुभाष चंद्र बोस जी को, लीजिए आप अपनी सेना वगैरह यहाँ पर रखिए और भारत से लड़िए, ठीक। अब देखिए, अब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था और भारत की सेना जो है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए म्यांमार और बर्मा होते हुए भारतीय राष्ट्रों में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए प्रवेश कर चुकी है। और पीछे सप्लाई किसका था, मतलब पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा था, जापान और जर्मनी, ठीक है। तो जापान तो हमसे करीबी था इस साइड, तो वहाँ से जापान अपनी सेना वगैरह, राशन संबंधी ये सब चीज़ों को पीछे से मुहैया कराता रहता था। और भारतीय सेना धीरे धीरे बर्मा के सहायता से मणिपुर में घुस करके वहाँ पर अंग्रेज़ों को खदेड़ कर पहुँचा दिया। वहाँ पर मणिपुर और पूर्वोत्तर के कई राज्यों पर, कई जगहों पर भारतीय सेना का झंडा लहराने लगा। अब भारतीय सेना धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उस समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। घटना क्या हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका प्रवेश कर चुका था
और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर क्या किया, बम गिरा दिया। ठीक है, तो जापान तबाह, जापान ने हाथ सरेंडर कर दिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब जब जापान ने सरेंडर किया तो भारत को पीछे सप्लाई रुक गई। ठीक है, भारत का सपोर्ट रुक गया। और उधर हिटलर जो था, हिटलर आत्महत्या कर चुका था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान और उसके जितने भी मित्र राष्ट्र थे सबकी हार हो चुकी थी। अब बहुत बड़ा यह माइनस पॉइंट था सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, आज़ाद हिंद फौज की सेना के लिए, क्योंकि अब इनकी कहीं ना कहीं हार होती हुई नज़र आ रही थी। तो इसी बीच जैसे ही वहाँ पर हमला हुआ जापान में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हवाई जहाज़ से उड़ गए। उड़कर कहाँ गए, जापान। उनको समझाने, उनको सांत्वना देने के लिए, ऐसे कुछ करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस लैंड के मतलब हेलीकॉप्टर के जहाज़ पर सवार होकर के चल दिए जापान। और जापान जाते हुए उसी बीच में एक द्वीप पड़ता है, आप लोग देखे होंगे मैप में, चाइना के बगल में। ठीक है, चाइना यहाँ पर दिख रहा है क्या, चाइना के बगल में यहाँ पर देखेंगे तो आप ताइवान नामक एक द्वीप पड़ेगा। तो ताइवान द्वीप को फार्मूसा द्वीप कहा जाता था। वहीं पर इनका हेलीकॉप्टर जो था, इनका जहाज जो था, वायुयान था, क्रैश हो गया। अब यह देखिए, इस घटना को प्रमाणिक नहीं माना जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाद तक जिंदा थे। कई लोग मानते नहीं, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हेलीकॉप्टर क्रैश किया और यहीं पर वह उनको मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी कि शहीद हो गए। तो ऐसा अभी इनको मृत्यु को, इनकी घटना को प्रमाणिक नहीं माना जाता है। तो वहीं पर 1945 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए, जब मृत्यु हो गई तो इधर सेना का मनोबल टूट चुका था। हालांकि सेना पहुंच चुकी थी बहुत सारे भारत के पूर्वोत्तर राष्ट्रों में, और कुछ अभी यहाँ पर थी। ठीक है, जहाँ पर कहाँ, सिंगापुर वगैरह में। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब अंग्रेज़ तो थे मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में एक गुट की ओर जिसमें विजय होती, यानी कि विजित राष्ट्रों में से थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनकी जितनी भी सेना वगैरह थी, ठीक है, तो सेना को बंदी बना लिया। बहुत सारी सेनाओं को बंदी बना लिया, उसके बड़े बड़े अधिकारियों को थे, उन सभी को बंदी बना लिया, क्या, कारागार में डाल दिया। तो उन सब को छुड़ाने के लिए, ठीक है, तो उन सब को छुड़ाने के लिए भारत के जितने भी बड़े बड़े वकील थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो जाए और वल्लभ भाई पटेल हो जाए, इन सब ने एक आंदोलन छोड़ दिया। भारत की जनता का सपोर्ट आज़ाद हिंद फौज के साथ आ गया। जैसे ही नेताजी की मृत्यु हुई या फिर पहले से भी भारत के इनके सपोर्ट में भारतीय जनता थी। अब भारतीय जनता तो उनके सपोर्ट में थी। अब जैसे इन लोगों के सेना को, इनके बड़े बड़े अधिकारियों को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, तो जनता की सहानुभूति इनके साथ एकदम उमड़ पड़ी। जनता पूरी तरीके से आज़ाद हिंद फौज के साथ हो गई, उनको छुड़ाने के लिए रोड पर उतर आई। और भारत के उस समय के जितने बड़े बड़े वकील थे सभी लोग आ चुके थे मैदान में कि नेताजी तो गए, लेकिन अब हम किसी को जाने नहीं देंगे, जितने भी लोग हैं सबको हम बचाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने जो मुकदमा दायर किया था उसे लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता था। तो लाल किला मुकदमा में इन लोगों ने, भारत की तरफ से लोगों ने लड़ा, और उस समय का जो वायसराय था उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा भारतीय जनता का और भी लोगों का। उन्होंने इनके जो दोस्त थे, ठीक है, तो इनकी जो सेना में 3 नाम था, उनका मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक थे शाहनवाज, जो उस मेजर हुआ करते थे, और प्रेम सहगल कर्नल हुआ करते थे, ठीक है, और गुरु बख्श सिंह या फिर गुरु दयाल सिंह जो भी कर्नल के लिए हुए रहते थे। इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई लाल किला मुकदमा के तहत, ठीक है। और भारत की ओर से जो जैसे बड़े बड़े वकील थे जो इनके बचाने के पक्ष में आ गए थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अरोड़ा आशरफ अली थी, तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है। तो ये सब इनको बचाने के चक्कर में लग गए थे। और उस समय का जो वायसराय था, तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड क्या लगा, ठीक है, वेवेला था। कौन था उस समय का वायसराय था? वेवेल। तो उसके ऊपर इतना दबाव पड़ा तो इन्होंने अध्यादेश ला करके तीनों लोगों की फांसी को रोक दिया। और इस तरीके से हमने सुभाष चंद्र बोस जी की हमने बता दिया कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा बहुत मतलब जाना। हालांकि इनके बारे में कितना भी बात करें, बात तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इनके बारे में जितना बताया जाए, कई सारी किताबें लिखी गई हैं और भी लिखी जा रही हैं। तो इनके बारे में हमें जो कुछ भी नॉलेज था थोड़ा बहुत आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अभी तक यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और लाइक के साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हालांकि वीडियो को क्वालिटी थोड़ा लो होगी, पंखा चल रहा है, इधर बगल बगल से आवाज़ आ रही होगी, और माइक के तौर पे जो हम प्रयोग कर रहे हैं यह ईयरफोन वाला माइक है, ठीक, कोई ओरिजिनल माइक नहीं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जो लाल का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबा करके बगल में एक घंटे के निशान को भी दबा दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।